तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम अपने इस लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स करेंगे ऑन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। हमने अभी तक मॉडर्न अलजेब्रा के सिर्फ 2 लेक्चर पढ़े हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में जाना कि ग्रुप किसको कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन किसको कहते हैं। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, और उनसे कंसर्न कुछ प्रॉपर्टीज भी हम देख चुके हैं। तो अब उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कर रहे हैं। इनमें से कुछ एग्जांपल्स को आप एज अ रिज़ल्ट भी याद रख सकते हैं। तो आइए देखें, बढ़ते हैं पहले एग्जांपल की तरफ। द फर्स्ट एग्जांपल इज़, मान लीजिए किसी ग्रुप जी का वी हैव एन एलिमेंट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, और ए का ऑर्डर कितना है एन। तो प्रूव करना है ए की कोई भी इंटीग्रल पावर लगा दें तो उस ए की पावर के का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ ए से कम होगा, और साथ साथ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इंटू जी सी डी ऑफ एन एंड के। तो क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल। क्या ए ग्रुप का एलिमेंट है, ऑर्डर एन है, प्रूव करना है ए की कोई भी इंटीग्रल पावर ले लें उसका ऑर्डर हमेशा ऑर्डर ऑफ ए से कम होता है। और दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ ए बराबर होगा ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इंटू जी सी डी ऑफ एन एंड के। चलिए प्रूव करते हैं। तो लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट। So let us prove it. Since order of A equal to n, this implies a to the power n क्या होगा e। a to the power n का मतलब a को ऑपरेट करेंगे a के साथ कितनी बार, n बार, तो आंसर क्या आता है e। So a to the power k to the power n is equal to a to the power n k, and it is equal to a to the power n of k, and that is equal to e to the power k, and that is e. So this implies order of a की पावर k must be less than equal to n। क्यों? याद करिए, ऑर्डर क्या होता है, वो लीस्ट पॉजिटिव पावर जो किसी एलिमेंट पर लगाई जाए ताकि आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ a की पावर k पर हमने कितना पावर लगाया, n। आंसर क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो जो ऑर्डर होगा वो लेस देन और इक्वल टू n होगा, और n क्या था, ऑर्डर ऑफ a। तो यहाँ से एक बात तो प्रूव हो गई, क्या ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज़ लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। सो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन प्रूव्ड। नाउ द सेकेंड पार्ट दैट यू हैव टू प्रूव इज़ दिस, ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इंटू जी सी डी ऑफ एन एन के। तो मान लेते हैं कि लेट जी सी डी ऑफ एन कॉमा के मान लेते हैं डी है। अगर इनका जी सी डी डी है तो n is equal to sum k1d and k is equal to sum k2d, जहाँ पर k1 और k2 का जो GCD होगा वो कितना होगा, 1। GCD ऑफ k1 k2 इक्वल टू 1, क्योंकि अगर इनमें भी कुछ कॉमन फैक्टर होता तो GCD d नहीं हो सकता था, तो GCD d से ज़्यादा होता। तो इसलिए k1 और k2 का GCD कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब ना लेट ऑर्डर ऑफ a की पावर k मान लेते हैं m है, तो a टू द पावर k टू द पावर m इज इक्वल टू e। इट इम्प्लाइज a टू द पावर m k इज इक्वल टू e। और यहाँ से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं n डिवाइड्स m के। तो इफ n डिवाइड्स m के, n क्या था, k1d डिवाइड्स, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, डिवाइड्स m k2d। तो दोनों साइड से d कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब k1 डिवाइड्स m इंटू k2। बट व्हाट इज़ द GCD ऑफ k1 एंड k2। GCD को कई बार हम बस ऐसे भी लिख देते हैं, ये कितना है, 1 है। अगर इनका GCD 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में कोई भी एलिमेंट, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो k1 अगर m k2 को डिवाइड करता है तो k1 k2 को तो डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज k1 डिवाइड्स m। k1 किसको डिवाइड कर सकता है, m को डिवाइड कर सकता है। अगेन अगर हम a टू द पावर n देखें
ए टू द पावर के, अगर हम ए टू द पावर के में पावर लगा दें k1 तो देखें ये हो जाएगा ए की पावर के को क्या लिख सकते हैं k2d इंटू k1 एंड डी k1 क्या बन गया n, तो ए की पावर n k2 एंड दैट वुड बी इक्वल टू ए की पावर n k2। तो ए की पावर k1 is equal to e. This implies m divides k1, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। सो therefore from 1 and 2 k1 is equal to m। k1 और m कैसे हो गए, सेम हो गए, और k1 और m सेम हो गए। दिस और आपको याद होगा कि n क्या था k1 इंटू डी, तो n हो गया m इंटू डी, और d क्या था GCD। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a की पावर k इंटू GCD ऑफ NNK। तो आप इसे ऐसे याद रखें, बेटर रहेगा कि ऑर्डर ऑफ a की पावर k इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाय GCD ऑफ n, k। यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट सामने आता है, और वो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट यहाँ लिखते हैं। व्हाट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट? द इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट दैट कम्स इज़ इफ़ n, k इक्वल टू 1, यानी GCD दैट इज़ n एंड k आर रिलेटिवली प्राइम, यानी उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, आर रिलेटिवली प्राइम, then order of a to the power k is equal to order of a। तो अगर n और k में कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो मान लीजिए a का ऑर्डर है, a का ऑर्डर मान लेते हैं हम है 9, तो a स्क्वायर का ऑर्डर भी 9 ही होगा, ए की पावर 5 का ऑर्डर भी 9 ही होगा, क्योंकि वो रिलेटिवली प्राइम है 9 के साथ। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, प्लीज़ रिमेंबर इट। अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ एग्जाम्पल 2। तो पहला एग्जाम्पल हमें याद रहेगा कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के होता है ऑर्डर ऑफ ए अपॉन GCD ऑफ NNK। एग्जाम्पल 2 सेज इफ G इज़ अ ग्रुप सच दैट ए की पावर 5 इज इक्वल टू E एंड A इनवर्स इज इक्वल टू B स्क्वायर for all a, b belonging to G, you have to find order of B। तो चलिए देखते हैं, let us proceed with this example। तो हमें क्या दे रखा है, a की पावर 5 कितना है, ये है E, और A इनवर्स इज इक्वल टू B स्क्वायर। हम दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर देते हैं, यानी कहना चाहिए इसको इसी से ऑपरेट कर देते हैं। आ जाएगा b की पावर 4, तो ये हो जाएगा A इनवर्स इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू b की पावर 4। तो आप देखें बाय यूजिंग एसोसिएटिविटी यू हैव AB, देखिए ये दोनों कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर A इनवर्स इज इक्वल टू b टू द पावर 4। अब हम फिर स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे आपके पास आएगा AB स्क्वायर A इनवर्स, और इसी की स्क्वायरिंग की AB स्क्वायर A इनवर्स इज इक्वल टू B टू द पावर 8। सो वी हैव गॉट AB टू द पावर 4 A इनवर्स। आप अच्छे से एक बार देख लें, हमारे पास था AB A इनवर्स, और A की पावर 5 हमारे पास कितना है, E है। तो अपने पास आ गया AB A इनवर्स, और साथ में हो गया, हमने स्क्वायरिंग कर दिया, तो अपने पास आ गया AB स्क्वायर A इनवर्स, बिल्कुल, और ये B की पावर 4, और अपने पास में B स्क्वायर। ठीक है, अभी तक तो सही जा रहे हैं, शायद हम देखते हैं बाकी। तो हमारे पास आ गया b की पावर 8,
अगर हम फिर से स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास b की पावर 8 आ जाएगा, तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमें a की पावर 5 का भी फ़ायदा उठाना है। देखो यही मॉडर्न अलजेब्रा है। तो यहाँ पर अगर हम सोचें तो अगर हम यहाँ वापस b स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, b स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, a इनवर्स is equal to b to the power 4. So this becomes a square b a inverse का square is equal to b to the power 4. अब हम b to the power 8 करते हैं, तो when you do b to the power 8 you get a square b square a inverse का square, और फिर से b स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो a क्यूब b a इनवर्स का क्यूब इज इक्वल टू b टू द पावर 8। फिर हम b टू द पावर 16 करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो b टू द पावर 16, दिस विल इवेंचुअली बी a टू द पावर 4 b a इनवर्स की पावर 4, और लास्ट में b की पावर 32 करने पर a की पावर 5 b a की पावर -5। अब ये हो जाएगा आइडेंटिटी और ये भी आइडेंटिटी, तो हमारे पास हो गया b की पावर 32 इज इक्वल टू b। अब क्योंकि b ग्रुप का एलिमेंट है तो b का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो b की पावर 31 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों साइड b इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब b की पावर 31 अगर e है तो इसका मतलब n, इफ़ ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू n, दिस इम्प्लाइज n शुड डिवाइड 31, बट इफ n डिवाइड्स 31 इज अ प्राइम नंबर, तो देयरफॉर n कैन बी 1 और 31, therefore order of b equal to 1 और 31, so that is the answer। तो देखा काफ़ी ट्रिकी था, हम उसमें ऐसे ही बढ़ते जाते तो काम नहीं बनता, क्योंकि हमें उसमें दिमाग में क्या लगाना चाहिए कि a की पावर 5 का भी हमें फ़ायदा उठाना है, तो वहाँ से एक हिंट लगा कि हाँ यार ऐसा कर सकते हैं। अब अगले पर आ जाते हैं। इफ़ a स्क्वायर इज इक्वल टू e फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू g where G is a group, then prove G is abelian। तो हमें प्रूव करना है कि G कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो चलिए देखते हैं। तो वी हैव फॉर एवरी एलिमेंट a स्क्वायर इज इक्वल टू e, तो लेट a comma b belong to G, this implies a square equal to e, b square equal to e, and also ab का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से हम एक चीज़ और कह सकते हैं, हमारे पास a स्क्वायर e है, तो यहाँ देखें, सिंस a square is equal to e for all a belonging to G implies a is equal to a inverse, हर एलिमेंट अपने आप का क्या होगा, इन्वर्स होगा, देयरफॉर ए बी का इन्वर्स विल बी इक्वल टू ए बी, बट दिस इज बी इन्वर्स, ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए बी, बट व्हाट इज बी इन्वर्स इज बी एंड ए इन्वर्स इज ए, दिस इम्प्लाइज जी इज अबेलियन। हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी इस छोटी सी बात की, मतलब मेनली तो हमने बस यहाँ पर ये बी स्क्वायर इक्वल टू ई का कहीं यूज़ ही नहीं हुआ, वो अल्टीमेटली वैसे यूज़ हो गया, क्योंकि हर एलिमेंट स्क्वायर है हर एलिमेंट का स्क्वायर अगर ई है तो वो अपने आप का इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात और भी समझ में आती है, इफ़ इन अ ग्रुप ईच एलिमेंट इज़ इन्वर्स ऑफ इट सेल्फ देन इट शुड बी अबेलियन। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इफ़ इन अ ग्रुप ईच एलिमेंट, बल्कि स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट कह देते हैं, so if in a group square of each element is equal to identity, then the group is abelian। ध्यान रखें ग्रुप क्या होगा, अबेलियन होगा।
ये चीज़ ध्यान रखें। तो आइए अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, जिसे का नाम है एडिशन मॉडुलो एम, क्योंकि अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप्स पढ़ेंगे। तो पहले उसके लिए एडिशन मॉडुलो एम जानना ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ एडिशन मॉडुलो एम? लेट अस सी। लेट a comma b be any two integers and m be any fixed positive integer, then addition modulo a plus b modulo m, then a plus b modulo m को हम ऐसे लिखते हैं, is known as a plus b modulo m। इसको कैसे पढ़ते हैं? इज़ रेड एज बेटर रहेगा, इज़ रेड एज a plus b modulo m and stands for the non-negative remainder when a plus b is divided by m। यानी एडिशन मॉडुलो m, a प्लस बी मॉडुलो m का मतलब क्या है? अगर आप a प्लस बी को m से डिवाइड कर दें तो उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो भी कैसा? नॉन नेगेटिव। उस नॉन नेगेटिव रिमाइंडर को हम क्या बोलेंगे? a एडिशन b मॉडुलो m। यानी कि a एडिशन b मॉडुलो m इज़ इक्वल टू r, वेयर r इज़ फ्रॉम 0 to n, m 0 और m के बीच में है। आपको याद होगा कि अगर हम a प्लस बी को डिवाइड करते हैं तो वी गेट समथिंग लाइक दिस। यानी कि जो r होगा वो होगा a प्लस बी में से आप q का कोई इंटीग्रल मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर लें और उसके बाद जो बचे दैट रिमाइंडर शुड बी नॉन नेगेटिव एंड शुड बी लेस देन m। यानी यहाँ पर जो r है वो a प्लस बी में से q का कोई इंटीग्रल मल्टीपल हटाने पर जो बचेगा वो क्वांटिटी r होगी। कहने का मतलब है, देखिए पहले तो एग्जांपल देखता हूँ, बहुत आसान सा एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज़ आई हैव 2 प्लस से 7 ले लेता हूँ, 2 प्लस से 8 मॉड्यूलो 5 भी नहीं, मॉड्यूलो 7 लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज़ इक्वल टू हाउ मच? दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाय 7, दैट विल गिव यू द रिमाइंडर ऑफ 3। अब मान लीजिए कोई आपको कहे -2 मॉड्यूलो -8, ये फाइंड करना है अब आपको। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे -10। अब -10 में, अब आप इसको ऐसे सोचें, देखें -10 में हम ऐसा क्या जोड़ें? 7 इंटू 2 14, 4 आ जाएगा, ना विल बी 4। लीस्ट पॉजिटिव एक 4 मिल गया, क्योंकि अगर मैं 3 लगाऊंगा तो फिर 11 आ जाएगा, दैट विल बी मोर। चलो ये रही, देखें। तो इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, -25 प्लस 1 मॉड्यूलो 7। तो आप मुझे बताएं क्या होगा? ये हो गया -24 प्लस 7 इंटू 3, ये भी 4 हो जाएगा, 4 नहीं सॉरी 3 हो जाएगा, इस आंसर विल बी 3। तो ये तो आपको समझ में एडिशन मॉडुलो m का मतलब क्या है? तो एडिशन मॉडुलो m का मतलब है a प्लस बी को अगर हम m से डिवाइड कर दें तो उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो एडिशन मॉडुलो m का वैल्यू होगा।
और इसको अगर दूसरे तरीके से कहें तो ये कहें कि a प्लस बी में से आप m के कुछ इंटीग्रल मल्टीपल्स निकाल दें ताकि जो इंटीजर बचे वो 0 से लेकर m के बीच में हो। तो जो भी इंटीजर बचेगा, जो भी यूनिक इंटीजर बचेगा, उसको हम एडिशन मॉडुलो m बोलेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से तो एडिशन मॉडुलो m को कई बार एडिशन मॉडुलो m is also represented as this, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखें। अब बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट वी विल टॉक ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। सो वी विल बी टॉकिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। तो पहले ये समझें कि मॉड्यूलो m कि ये क्या है। लेट अस सी व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। तो देखिए वीडियो में ही मैंने काफ़ी सारा काम यहाँ कर दिया है, तो चलें। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m, लेट a and b be any two integers and m be a fixed positive integer, then a cross b, a multiply b modulo m, then this is read as a into b modulo m। ये a into b modulo m है and stands for the remainder when ab is divided by m। यानी अगर आप ए बी को डिवाइड करेंगे एम से तो जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी मॉडुलो एम। वहाँ क्या था, जब दोनों का सम को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ए इंटू बी मॉडुलो एम इज़ इक्वल टू आर फिर से 0 से लेकर एम के बीच में होगा। और इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं ए बी इक्वल टू एम इंटू क्यू प्लस आर। आप जहाँ जानते हैं क्यू एक इंटीजर है और आर की वैल्यू कहाँ होगी, 0 और एम के बीच में होगी। तो यूँ कह सकता हूँ मैं कि आर जो है वो ए बी में से क्यू का कोई इंटीग्रल मल्टीपल रिमूव करने के बाद जो इंटीजर बचेगा, बशर्ते वो इंटीजर 0 और m के बीच में हो, दैट विल बी कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं देखूं 8 into 3 modulo 4, that is 32। when you divide it by 3 you get the remainder as 2। अब मैं कुछ नेगेटिव में भी ले लेता हूँ, नेगेटिव में मैं लिख लेता हूँ -6 इंटू 9 मॉडुलो 4। सो ये कितना होगा, दिस विल बी -54 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, 40 4 इंटू कितना कर दें, 4 से डिवाइड कर लो आप इसको। एक काम ये भी कर सकते हो, देखो एक काम तो ये कर सकते हो, 4 इंटू कितना करूँ 12 13 14 56 तो 2। दूसरा काम आप ये कर सकते हो, आप 4 से इसको डिवाइड कर दो। तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे 54 को तो -54, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये बच गया 14, 4 3 ज़ा 12, बच गया रिमाइंडर 2, वो भी माइनस का 2। अब आप इस माइनस के 2 को सोच लें, ये जो -2 बचा है रिमाइंडर, इसको लिख सकते हैं -4 इंटू 13 -4 + 2।
तो ये पूरा तो 4 का मल्टीपल हो गया और +2 रिमाइंडर हो गया। यानी आप सिंपल डिवाइड करें और उसके बाद जो रिमाइंडर माइनस में बचे उसको आप 4 के कुछ मल्टीपल प्लस लिख लें। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ कि मान लीजिए आपके पास है 7 मॉड्यूलर 5 और से 15 तो नहीं लेते, 14 ले लेते हैं। सो दैट विल बी 14 7 ज़ा 98। आप तो सिर्फ 98 को डिवाइड करो, 98 को डिवाइड करोगे तो 5 1 ज़ा 5 48, 5 9 ज़ा 45, तो रिमाइंडर क्या बच गया 3, यानी -3। तो रिमाइंडर बच गया -3 -5 इंटू 19 -3। अब इस -3 को आप सोच लो कैसे लिख दोगे, 5 इंटू 19 -5 + 2, तो यानी ये बराबर हो गए 2 के। सो दैट इज़ हाउ यू कैन थिंक ऑफ इट। तो क्या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। तो ये उम्मीद है दोनों डेफिनेशंस क्लियर हुई होंगी। अब इन दोनों ऑपरेशंस के बेसिस पर हम कुछ नए ग्रुप्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। कुछ एग्जांपल्स हमने किए, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m जाना, एडिशन मॉडुलो m जाना। अब इसके बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हम अगली बार कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। जो एग्जांपल्स हमने किए वो आपको याद, उनमें से कुछ रिजल्ट जो याद रखने लायक है उसने आप याद रखेंगे। चलिए तो ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टिल देन गुड बाय।